नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे दिन भर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जानी है, तो आप डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम डेली सबसे पहले करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जो कि दिन भर का हमारा करंट अफेयर्स रहता है, और यही क्वेश्चन आपको अगले दिन बहुत से चैनलों पर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल म्यूजियम डे, कब मनाया जाता है। सो इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर साल मनाया जाता है 18 मई को, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस दिवस का उद्देश्य संग्रहालयों और पुरातन चीज़ों के महत्व को चिन्हित करना है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। अगर एग्जाम में मान लीजिए पूरा नहीं दिया होगा, सिर्फ इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन दिया हो, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है। इसके अलावा हिंदी में इसको बोलेंगे समानता, विविधता और समावेश। ये जो है थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, जो कि हमने 18 मई को मनाया है, यानी कि आज मनाया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, कि मई 2020 में किस देश के ओपेक है यहाँ पर, ठीक है, ये होपेक हो गया, OPEC, ठीक है, ओपेक हिंदी में ऐसे लिखते हैं कुछ, ओपेक। तो ओपेक गवर्नर हुसैन काजिमपोर अर्देबिली का निधन हो गया। किस देश से मतलब जो है ओपेक में प्रतिनिधि थे ये, आपको ये यहाँ पर से बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि ईरान से। अभी रिसेंटली ईरान के ओपेक गवर्नर, ठीक है, या ओपेक प्रतिनिधि आपको यहाँ पर दिया जा सकता है एग्जाम में, तो एक ही चीज़ है वो, ठीक है। ओपेक प्रतिनिधि हुसैन काजिमपोर अर्देबिली का निधन हो गया। हुसैन काजिमपोर अर्देबिली जो है वो ओपेक में ईरान का प्रतिनिधित्व करते थे। 1990 से 1995 तक जापान में ईरान के ये राजदूत रहे। उसके बाद 1995 से, यानी कि 1995 से 2008 तक ये ओपेक में ईरान के प्रतिनिधि के तौर पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी, और एक बार फिर से इनको 2013 में ओपेक में ईरान का प्रतिनिधि बनाया गया, और मई 2020 तक ये ओपेक में ईरान के प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो अभी जो है इनका निधन हो गया। ओपेक के बारे में मैं कई बार आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ओपेक क्या है? ओपेक जो तेल निर्माता जो कंट्री है, जहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा होता है, उन कंट्रियों का जो है ये एक उन देशों का एक ये संगठन है, ठीक है। जो लोग जो भी मतलब तेल उत्पादन करते हैं, जो देश जहाँ पर तेल होता है, उनका एक ये संगठन है, जिसमें मतलब तेल उत्पादन करने वाले सभी देश शामिल हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है, सऊदीया शामिल है। तो ये सभी देश जो है इसमें इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो ओपेक में जो ईरान का प्रतिनिधित्व करते थे हुसैन काजिमपोर अर्देबिली, इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया, ठीक है। ओपेक है यहाँ पर, सही कर लीजिएगा। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक हुआन डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी के लेखक कौन हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि फेंग फेंग। अभी रिसेंटली एक बुक जो है 2-3 अलग अलग भाषाओं में लॉन्च हुई है, और इसको कई और भाषाओं में भी लॉन्च किया जा रहा है। बुक का टाइटल है हुआन डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं फेंग फेंग। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, फेंग फेंग की स्पेलिंग FANG है, ठीक है। तो कुछ न्यूज़पेपर में इसको फांग फांग भी लिखा हुआ है, तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो आप समझ पा रहे हो, कहीं कहीं फांग फांग भी लिख दिया इसको, और कुछ लोगों ने जो है इसको फेंग फांग भी लिखा है। तो वो बात एक ही है, आप मतलब उसमें जो है वो मत करिएगा, ठीक है। फेंग फांग भी कुछ न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फेंग फेंग जो है इस बुक के राइटर हैं, और ये जो बुक है ये अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि चीन में कोरोना वायरस महामारी के कारण यहाँ पर लॉकडाउन चलाया गया था, जैसे कि सभी देशों में लॉकडाउन किया गया था। तो चीन के जो बहुत फेमस राइटर हैं फेंग फेंग, उन्होंने चीन का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वीवो, इसमें जो है मतलब इस पर जो है एक डायरी लिखी थी। तो इसमें इन्होंने चीन में होने वाले जो डेली जो मतलब गतिविधियाँ हैं लॉकडाउन के दरमियान, उसके बारे में इसमें लिखा था। तो ये यहाँ पर चीन में 76 दिन तक लॉकडाउन रहा,
23 जनवरी से 8 अप्रैल तक यहाँ पर लॉकडाउन था। तो इसमें बताया गया है कि मतलब चीन में लॉकडाउन के दरमियान किस तरीके से मतलब वहाँ पर बहुत गलत हरकतें की गई लोगों के साथ, जो लोग कोविड-19 से पीड़ित थे उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। तो उन सब चीज़ों के बारे में इसमें लिखा गया है। और चीन में जो है मतलब फेंगफेंग के ऊपर कई आरोप भी लगाए गए हैं, मतलब इन पे जो है राष्ट्रद्रोह का आरोप भी लगा दिया गया है वहाँ पर। तो काफ़ी चर्चा में ये बुक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रख सकते हैं। 64 साल जो है फेंगफांग, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, फेंग की जो है उम्र 64 साल है। और 2010 में इनको चीन का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार जो है दिया गया था। ठीक है, तो मतलब बहुत फेमस जो है राइटर हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने जो है एक बुक लिखी है, वो जो है लॉन्च हुई है। तो आप बुक का नाम यहाँ पर से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि मई 2020 में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, पहले भी थे और एक बार फिर से ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आपसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के मतलब कौनसी बार जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बने। तो 5वीं बार ऐसा हुआ है कि जब ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। और नई सरकार के गठन के साथ ही इजराइल में सबसे लंबा राजनीतिक गतिरोध भी खत्म हो गया है। पिछले 500 दिनों से जो है 500 दिनों से ज़्यादा टाइम से जो है यहाँ पर मतलब राजनीतिक संकट चल रहा था। 3 बार जो है यहाँ पर चुनाव हुए थे, लेकिन किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो यहाँ पर 2 पार्टियाँ, जो मतलब बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी थी और एक इनकी प्रतिद्वंदी पार्टी थी जिसको ब्लू एंड वाइट पार्टी बोलते हैं। तो इस पार्टी के हैं बेनी गांट्ज, और ये जो मतलब इन दोनों ने मिलके जो है अब मतलब सरकार जो है बना ली है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए, याद रखिएगा। 5वें प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, मुद्रा यहाँ की नई शेकेल है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मई 2020 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि छत्तीसगढ़ में। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। कि मैंने यहाँ पर लिखा है शुभारंभ किया गया, बेसिकली इसका 21 मई को जो है इसका शुभारंभ होगा, जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि होगी। तो उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पे इस योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का और गन्ना के लिए जो कृषि सहायता अनुदान मतलब अनुदान है वो दिया जाएगा। तो सरकार मतलब आपको बताया था कई बार, मैं आपको बताता हूँ जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कि सरकार जो है समर्थन मूल्य देती है। ठीक है, मतलब सरकार अगर निर्धारित कर ले कि वो 5 रुपये प्रति किलो गेहूँ खरीदेगी किसान से, तो 5 रुपये प्रति किलो अगर पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है और किसान को मजबूरी में 5 रुपये से कम में बेचना पड़े, पहले तो इससे कम में बिकेगा नहीं, लेकिन अगर 5 रुपये में से कम में बेचना पड़े तो जो 4 रुपये में मान लीजिए बेच दिया, तो 1 रुपये का किसान को नुकसान हुआ, क्योंकि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 5 रुपये रखा था। तो 1 रुपये जो है ये सरकार देगी। ठीक है, तो यही जो अनुदान है उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इसी यहाँ से याद रखिएगा। इसके अलावा जो धान की फसल या फिर और जो फसलें नष्ट हो जाती हैं, उसका भी मतलब एक तरीके से सरकार अपनी तरफ से सहायता देगी इस योजना के तहत। ठीक है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। गठन इसका 1 नवंबर 2000 को हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री जो है यहाँ के ये कांग्रेस से हैं इस वक्त। ठीक है, सीटों की अगर बात करते हैं तो विधानसभा के लिए यहाँ पर टोटल 91 सीटें हैं, जिसमें से 90 तो ऐसे चुने जाते हैं और 1 मनोनीत है। राज्यसभा के लिए 5 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 11 सीटें हैं। मैं आपको छत्तीसगढ़ ले चलता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर पड़ता है। मध्य प्रदेश से लगा हुआ है छत्तीसगढ़। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सीमा भी लगी हुई है। इसी तरीके से अगर देखेंगे तो तेलंगाना की सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की, झारखंड की, और उत्तर प्रदेश की सीमा भी छत्तीसगढ़ से लगी हुई है। इसकी राजधानी रायपुर जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बिंदी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने सुपर अर्थ की खोज की है। एक सुपर अर्थ की खोज अभी की गई है जिसका 1 साल करीब 617 दिन का होता है। तो किस देश के खगोलविदों ने ये खोज की है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि न्यूजीलैंड। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के कैंटबरी यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने एक सुपर अर्थ की खोज की है जिसका 1 साल 617 दिन का है। ठीक है,
तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ये जो सुपर अर्थ है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखता है, ठीक है, दिखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह है ये। और ये भी मतलब जिस तरीके से हमारा जो पृथ्वी है वो किसी तारे का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, सूर्य एक तारा है तो सूर्य का चक्कर जिस तरीके से पृथ्वी लगाती है, उसी तरीके से ये वाला जो सुपर अर्थ है ये भी किसी सूर्य का सॉरी पृथ्वी मतलब किसी तारे का चक्कर लगाती है, और ये पृथ्वी से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के खगोलविदों ने इसकी खोज की है। 617 दिन का जो है यहाँ पर एक साल होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अभी रिसेंटली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक एक डैशबोर्ड तैयार किया है। इसमें इस सिस्टम में, इस डैशबोर्ड में सभी राज्य जो है अपने यहाँ से जो प्रवासी लोग हैं जिनको वो अन्य दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं और दूसरे राज्यों से जो उनके यहाँ प्रवासी आ रहे हैं उनका डेटा इसमें जो है एक तरीके से सेव किया जाएगा। तो मान लीजिए कोई प्रवासी अगर बिहार से चलता है और उसको उत्तर प्रदेश पहुँचना है, ठीक है, तो बिहार में उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा और उसके बाद जो भी उसका डेटा है यानी कि फ़ोन नंबर, उसका आधार कार्ड का नंबर, उसका नाम, सब कुछ इस पोर्टल में सेव हो जाएगा। और जब वो बिहार से उत्तर प्रदेश पहुंचेगा तो उत्तर प्रदेश में भी उससे वही सब डेटा लिया जाएगा और उसके बाद वो फिर जो है मतलब उस डेटा को इसमें डाला जाएगा, इसमें फिर से मतलब जो है इस डैशबोर्ड में डाला जाएगा। तो इससे मतलब पता चलेगा कि हाँ भैया जो बिहार का व्यक्ति था वो पहुँच गया है उत्तर प्रदेश। लेकिन ये सब चीज़ें आने तक मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग तो अपने घर पहुँच चुके हैं पैदल ही। तो काफ़ी टाइम जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लगा दिया है। इतनी देर में तो कई लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच चुके हैं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसने जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि जैक मा। जैक मा, आप सभी लोग इनका नाम जरूर जानते होंगे, सुना होगा आपने अगर आप पढ़ते हैं थोड़ा सा भी। तो अलीबाबा के संस्थापक और चीनी अरबपति हैं जैक मा। बहुत फेमस है इनकी कंपनी अलीबाबा, और इन्होंने अभी रिसेंटली जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। जैक मा जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन में लंबे समय से बतौर बोर्ड सदस्य के रूप में सेवाएं दे रहे थे और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था कि हाल ही में किस देश के इतिहास संग्रहालय के शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से एक नए परजीवी कवक की खोज की है। अभी रिसेंटली डेनमार्क के इतिहास संग्रहालय के शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से एक नए परजीवी कवक की प्रजाति की खोज की है। ये जो परजीवी फफूंद की ये जो प्रजाति है, इसको नाम दिया गया है ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी, ठीक है। तो ये इस नाम मतलब ये फफूंद का जो नाम है वो ये दिया गया है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये जो फफूंद है ये पहले ट्विटर पर शेयर की गई एक तस्वीर में दिखा था और भेजने वाले को भी अंदाज़ा नहीं था कि इसमें मतलब कोई जो है इस तरीके की नई प्रजाति छुपी हो। यह एक प्रजाति फफूंद है जो कि कीड़ों और मिलीपैड जैसे प्राणियों पर हमला करता है। ये बाहरी मतलब जीव की बाहरी सतह पर जो है ये रहता है। तो ये जो फ़ोटो है ये किसी ने ट्विटर पे डाली थी, तो इसमें इसको जो है कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम और डेनमार्क है उसकी तरफ से मतलब उसके एक प्रोफेसर ने देखा, तो उसके बाद इस पे जो है शोध वगैरह किया गया, इसकी जानकारी हासिल की है, तो पता चला कि ये जो है एक नई प्रजाति का जो है कवक है, ठीक है, एक परजीवी कवक है ये। तो याद रखिएगा डेनमार्क के इतिहास संग्रहालय के शोधकर्ताओं ने यहाँ पर लिखा है ना, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क के जो है शोधकर्ताओं या फिर वहाँ पर मतलब जो है खोजकर्ताओं ने जो है इसकी खोज की है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की कि मई 2020 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शिवदास मीणा को अभी रिसेंटली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11वें की कि मई 2020 में केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के लिए कितनी अतिरिक्त सहायता राशि की घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 40,000 करोड़। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के लिए 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि की घोषणा की है। पहले मनरेगा का जो वार्षिक बजट था वो 61,000 करोड़ रुपए का है।
तो अब इसमें सरकार ने 61,000 करोड़ रुपए के अलावा इसमें 40,000 करोड़ रुपए जो है अतिरिक्त सहायता दे दी है केंद्र सरकार ने। इसके साथ ही सरकार राज्य सरकारों के लिए जो कर्ज की जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया है। अभी तक राज्यों को जो कर्ज दिया जाता है वो सकल घरेलू उत्पाद का 3% दिया जाता है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया है, यानी कि किसी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5% तक जो है ऋण दे सकते हैं, जो है मतलब केंद्र सरकार दे सकती है राज्यों को। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए प्रश्न था कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे वाईएस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला था, यानी कि लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार, और लगभग मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में मई 2020 में पहली बार एक ब्लैक पैंथर देखा गया? तो कमेंट करके बताइए कि पहली बार किस वन्यजीव अभयारण्य में एक ब्लैक पैंथर देखा गया, और साथ में कौन से राज्य में ये वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।